हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड को अच्छे से कवर किया था, डिटेल से एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हर एक चीज़ को टच किया था और हमने अच्छे से समझा भी था। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पॉइंट को गो थ्रू कर लिया था और उन्हें कह दिया था कि रट लेने की, नहीं, एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा था, उसे बहुत ईजी टर्म में एक्सप्लेन किया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि चीज़ें एक फ़्लो में लगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर फॉर TRE के प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ पे सारी वीडियोस लिटरेचर की देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट क्लास में हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड से लेकर के और लगभग 1000 मतलब 1000 AD के आसपास जो है देख लिया था। ठीक है, आज उससे आगे हम देखने जा रहे हैं। आज का जो हमारा पीरियड होगा उसका नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। सबसे पहले अगेन हमेशा की तरह हम ये देखते हैं कि इसका नाम एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्यों पड़ा। जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि उस पीरियड का नाम एंग्लो सैक्सन था, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 3 ट्राइब हुआ करते थे, एंगल, सैक्सन्स एंड जूट्स। तो एंगल सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, मतलब उनके वो मेजोरिटी में थे, इसीलिए उस पीरियड का नाम एंगल सैक्सन पीरियड पड़ गया क्योंकि वो 2 ट्राइब थे। इस पीरियड में क्या है कि इस पीरियड में एक्चुअली ये पीरियड एक वॉर से स्टार्ट होता है। ठीक, तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स नाम का एक बैटल होता है, वॉर, जिससे ये पीरियड स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ रियल क्वेश्चन, कि विच लिटरेरी पीरियड स्टार्ट्स विद द वॉर। क्योंकि आप दूसरे पीरियड की बात करोगे, अगर जैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात कर लो या एलिजाबेथन लिटरेचर की बात, एलिजाबेथन पीरियड की बात कर लो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन दिखेंगी। मतलब कहीं पे एक साल ऊपर नीचे रहेगा, किसी बुक में एक साल पहले रहेगा, किसी बुक में एक साल बाद रहेगा। ठीक, ये रहेगा। लेकिन एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो एक वॉर से स्टार्ट होता है और वॉर का डेट डिफरेंट होता है। वॉर किसी एक ही डे पे होता है या एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच आर द फॉलोइंग लिटरेरी पीरियड्स स्टार्ट्स विद अ वॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, और वॉर का क्या नाम है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक, सबसे पहले एंग्लो नॉर्मन हमारा पीरियड है, और डेट को मैं मिटा देता हूँ। एक्चुअली ये पुरानी क्लास ली हुई है, हमने लाइव क्लास लिया था तो उसी का ये रिकॉर्डेड वर्जन है, इसीलिए पुराना डेट था। अगर आपको भी लाइव क्लास से जुड़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एक्चुअली हमारा एक ग्रुप है इंग्लिश लिटरेचर का, जहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं, वो लोग साथ में है, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो वहाँ पर शेयर किया जाता है। ठीक, चलिए, तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड हमारा शुरू होता है 1066 AD से 1350 AD तक, यानी लगभग बैटल ऑफ हेस्टिंग्स से लेकर के और चौसर के बर्थ तक जाता है ये पीरियड। ठीक, उसके बाद एज ऑफ चौसर आ जाता है, फिर उसके बाद एलिजाबेथन पीरियड रेनेसांस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद काफ़ी मेजर डेवलपमेंट लिटरेचर में होने लगते हैं। तो ये एक पिक्चर लगा हुआ है बैटल का, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है हमारा वो एक बैटल से स्टार्ट होता है। बैटल का क्या नाम है, बैटल वॉर कह लीजिए, फाइट कह लीजिए, वो है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, इसका डेट क्या है, 14 अक्टूबर 1066 AD। ठीक, अगर आप 1066 AD भी याद रखते हैं इन 1066 ईस्वी तो भी सही है, डेट भी आप थोड़ा दिमाग में रख लें, कभी कभी पूछ सकता है। ठीक, अच्छा, ये किसके किसके बीच में हुआ था। अब कोई भी बैटल है तो किसी किसी के बीच में ही होगा, एक आदमी तो बैटल खुद से करेगा नहीं। तो ये बैटल हुआ था सैक्सन किंग हरोल्ड, जिसे हमने देखा था कि जो इंग्लैंड के वो ट्राइब थे जो इंग्लैंड में रहा करते थे, उसमें 3 ट्राइब थे, एंगल, सैक्सन एंड जूट। तो उसी में जो सैक्सन ट्राइब था उसी का किंग था हरोल्ड। ठीक, हरोल्ड सेकेंड भी कभी कभी इसको लिखा जाता है, हरोल्ड किंग था। और विलियम था ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी। देखिए ये फ्रांस से ये लोग आए हुए थे, फ्रांस साइड से। ठीक, तो इन्हीं दोनों के बीच में जो है किंग हरोल्ड और विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी के बीच में जो है हुआ था। इसके बाद इस बैटल को जीतने के बाद विलियम ने अपने टाइटल में द कॉन्करर लगा लिया। ठीक, कॉन्कर मतलब होता है जीतना, ठीक है, डोमिनेट करना, तो कॉन्करर मतलब जीतने वाला, डोमिनेट करने वाला। ठीक है, तो विलियम द कॉन्करर, किंग हरोल्ड, विलियम द कॉन्करर। अच्छा, ये लोग जो है नॉर्मेंडी वाले। ठीक, ये लोग एक्चुअली हमने यहाँ देखा ना कि इनका नाम नॉर्मैन, ये पीरियड नॉर्मैन पीरियड कहा जाता था। एक्चुअली ये नॉर्थ की तरफ से आए थे तो इनको नॉर्थमैन बोला जाता था, तो उसी को चेंज करके नॉर्मैन कर दिया गया। इतनी बात क्लियर है। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इस डेट में हुआ, किंग हरोल्ड और विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी के बीच में हुआ। विलियम ने अपना नाम विलियम द कॉन्करर कर लिया। ठीक है, अच्छा, जब इस बैटल को अभी से आते कि विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ने जीत लिया,
तो हुआ क्या कि इसका कोरोनेशन होता है। यूजुअली क्या होता है कि जब कोई किंग वगैरह जीत गया तो फिर उसका कोरोनेशन होता है, यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए ताजपोशी। तो इसका ताजपोशी जो है उसी साल 1066 AD में, यानी सेम ईयर जिस ईयर में लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी, क्रिसमस डे पे हुआ। तो ये लगभग आपका 14 अक्टूबर में हुआ और फिर लगभग एक महीना छोड़ कर बीच नवंबर दिसंबर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन कोरोनेशन हुआ था इसका। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक, याद रखना आपको। अच्छा, अब एक चीज़ ये होता है, अक्सर अभी अगर कोई बोला जाएगा कि रोमांस कर रहा है तो हमारे दिमाग में अक्सर ऐसी चीज़ें आती है जो कि लव से एसोसिएटेड हो। ठीक, जैसे अगर हम बोलें कि देखो ना कैसे वो उसके साथ रोमांस कर रहा है, तो हमारे दिमाग में एक ऐसा फ्लर्ट वाला या ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, रोमांटिक चीज़ें अगर कहीं कहा जाए तो ये सारी चीज़ आता है, मतलब एसोसिएटेड विथ लव। ठीक है, एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड ऑल दैट। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। अभी हाँ, भले ही उसका एक मीनिंग ये होगा, लेकिन अगर हम लिटरेचर के सेंस से बात करें तो इसका मीनिंग साफ अलग है, मतलब एंटायरली डिफरेंट। देखिए होता क्या है कि सॉरी, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी लैंग्वेज में संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसी से आप देखें कि हिंदी बन करके आया है, फिर बंगाली भी उसी से निकल करके आया है, मतलब बहुत से लैंग्वेज। इसी तरह जब हम यूरोपियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं, यूरोपियन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे पास एक लैटिन लैंग्वेज आता है। लैटिन ग्रीक बहुत सारे, लेकिन लैटिन ज़्यादा डोमिनेटिंग है। खासकर जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, ठीक है, चाहे वो बाइबल हो या दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट हो या ऐसे भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की राइटिंग हो ऑथर की, वो लोग मैक्सिमम चीज़ें लैटिन में लिखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि लैटिन एक अच्छा लैंग्वेज है और अच्छी चीज़ें लैटिन में ही लिखी जा सकती है, बाकी दूसरे लैंग्वेज में नहीं। तो वो लोग लैटिन में लिखा करते थे। तो अब लैटिन भी दो तरह का है। देखिए, कोई भी लैंग्वेज है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है कि जो क्लासिक होता है, क्लासिक फॉर्म, यानी कि जो बुक्स में मिलता है, जो जिसका यूज़ करके लिटरेचर में लिखा जाता है, और एक होता है जो कि हम लोग ऐसे बोलते हैं, नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे अगर आप हिंदी की बात कर लो तो हिंदी भी दो तरह का होगा, जो एक आप नॉवल में, उपन्यास में, अखबार में देखते हैं, और एक हिंदी जो हम आप बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि आप मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। किताब में आपको ऐसे लिखा मिलेगा कि आप बहुत मेरे प्रिय मित्र हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ऐसा वाला बोलते हैं। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसे हम स्पोकन हिंदी कहते हैं, इसी को हम वल्गर हिंदी भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है उसको क्लासिक हिंदी बोलते हैं। तो इसी तरह लैटिन का भी जो है दो फॉर्म रहा था। एक क्लासिक लैटिन जो कि बुक्स वगैरह में हुआ करता था, जो कि ऐसे रिलीजियस सर्मन्स में यूज़ किया जाता था। सर्मन मतलब जो ऐसे बोला जाता है, मंक लोग बोलते हैं, प्रीच करते हैं एक तरह से। ठीक, तो वो क्लासिक लैटिन था। और एक था जो कि आर्मी कैंप में दूसरे दूसरे बोला जाता था, उसको वल्गर लैटिन बोला जाता था, है ना, वल्गर या स्पोकन लैटिन। तो इसी लैटिन पर जो है, इसी वल्गर लैटिन पर बेस हो करके कई सारे लैंग्वेज बने, यानी इसी से चेंज हो करके, इसी पर बेस्ड हो करके, जैसे आपको स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इटालियन हो गया, ये सारे लैंग्वेज जो है वो इसी वल्गर लैटिन पर ही बेस्ड होकर के बनी हैं। तो इनको हम रोमांस लैंग्वेज कहें। ठीक, रोम से एसोसिएटेड था इसलिए इनको रोमांस लैंग्वेज बोला गया। और इस लैंग्वेज में, यानी स्पेनिश, लैटिन, इन लैंग्वेज में अगर कोई भी वर्क लिखा जाता था तो हम उनको रोमांस कहते थे। ये बात क्लियर हुआ? तो ये डिस्टिंक्शन है, ये डिफरेंस है हमारा रोमांस में, रोमांस लैंग्वेज में, और रोमांस किसे कहते हैं। ठीक, अभी भले इसका मीनिंग काफ़ी चेंज हो गया हो। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है कि रोमांस लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन विच लैंग्वेज, क्लासिक लैटिन, वल्गर लैटिन, ग्रीक, वल्गर ग्रीक एक्सेट्रा। ठीक, ये सब है। समझ में आ गई बात कि उन्हें हम रोमांस क्यों बोलते हैं। अभी रोमांस का मतलब साफ अलग ही होता है। चलिए, सबसे पहले इस पीरियड में जो हमको पढ़ना है वो है जोफ्री ऑफ मनमथ। ठीक, जोफ्री ऑफ मनमथ। ठीक, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटनी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटनी इज रिटन बाय जोफ्री ऑफ मनमथ, बस और कुछ नहीं। इसका कॉम्पोजिशन डेट लगभग 1136 है। इसी का मतलब था सिरका, सिरका मतलब था लगभग। ठीक, एक एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। जैसे हमको पता है कि 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला, ये एक एग्जैक्ट डेट है, लेकिन सी लग जाने का मतलब होता है सिरका, मतलब आपको एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, ऊपर नीचे जो है वेरिएशन हो सकता है थोड़ा। तो जोफ्री ऑफ मनमथ की बुक है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटनी, आप एक फोटो देख सकते हैं, इंटरनेट से निकाल करके लगाया हुआ है। ठीक, तो ये वर्क है जोफ्री ऑफ मनमथ का। ठीक, ये अरेंज्ड इन 12 सेक्शंस, ये 12 सेक्शन में अरेंज किया गया है। ठीक, इट बिगिंस विथ ट्रोजन वॉर। देखिए, ट्रोजन वॉर जो है एक काफ़ी फेमस वॉर था। आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च करके जो है इसके बारे में समझ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे ऐसे लिटरेचर में आपको वर्क मिलेंगे, बहुत सारे, सिर्फ मिडिवल पीरियड या
ओल्ड पीरियड में नहीं बल्कि आपको मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में भी, अभी के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे वर्क मिलेंगे जिनमें कुछ एक ट्रोजन वॉर का थीम है। तो ट्रोजन वॉर काफ़ी फेमस वॉर था, ठीक। तो ये जो है हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटेनी, ये ट्रोजन वॉर से स्टार्ट होता है। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटेनी बाय जेफरी मनमथ स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ट्रोजन वॉर या एनीथिंग एल्स, ठीक। ये हो गया। जोफ्री वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट अर्थर एज ए किंग। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अर्थर के बारे में आप आगे और भी पढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने किंग अर्थर के लेजेंड को, किंग अर्थर के स्टोरी को अपने वर्क में डिपिक्ट किया है। यानी उनका पूरा वर्क जो है, उनका पूरा बुक जो है वो बेस्ड है उस पर, वो चाहे वो पोम हो या फिर कोई बुक हो या फिर कोई नॉवल हो। काफ़ी लिटरेचर जो है किंग अर्थर के आसपास में लिखा गया है, किंग अर्थर एंड नाइट्स ऑफ हिज राउंड टेबल। तो जोफ्री ऑफ मनमथ ने हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटेनी में पहली बार अर्थर को एज ए किंग जो है प्रेजेंट किया। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थर एक लेजेंडरी फिगर था, मतलब मिथिकल फिगर था, इसका कोई हाथ पाँव नहीं है, पेट से बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि अर्थर वॉज एक्चुअली अ किंग। तो उन्होंने आपको नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि जोफ्री चौसर थी मैंने, जोफ्री ऑफ मनमथ वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट अर्थर एज ए किंग, ठीक है। आगे चलते हैं। जोफ्री ऑफ मनमथ का एक और वर्क था विटा मर्लिन, ठीक, जिसका मतलब होता है द लाइफ ऑफ मर्लिन। ये 1500 लाइन का पोएम है जो कि उसने लिखा है। मर्लिन एक वेल्श पोइट था, पोइट नहीं प्रॉफिट। द लीजेंड ऑफ किंग अर्थर इज फाउंड इन हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटेनी, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स द टेल ऑफ किंग लियर, ठीक। तो ये तो बता दिया पहले ही कि किंग अर्थर का जो टेल है, टेल मतलब कहानी, बेसिकली स्टोरी, वो हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटेनी में पाया जाता है, उसने मेंशन किया है। एक और है कि उसने किंग लियर का भी टेल को मेंशन किया। अब ये किंग लियर का टेल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ठीक इसी नाम से, इसी स्टोरी के बेस्ड हमारा विलियम शेक्सपियर ने किंग लियर नाम का एक नॉवल प्ले लिखा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब जो इसके अर्थर के टेल्स हैं जो कि मनमथ ने अपने बुक में मेंशन किया है, उस पर कई सारे किताब, कई सारे वर्क, कई सारे ऑथर ने उस पर बेस्ड उसको थीम बना करके लिखा है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे थॉमस मैलोरी का मॉर्टे डे ऑर्थर, आप सुनेंगे, ले मॉर्टे डे ऑर्थर, ठीक। ये 15 यूरोपिया 15 फर्स्ट, हाँ, ये 1470 में लिखा गया था, 1485 में ये पब्लिश किया था विलियम कैक्सटन ने। तो थॉमस मैलोरीज मॉर्टे डे ऑर्थर, ये भी जो है किंग अर्थर के थीम पर लिखा गया है, किंग अर्थर की स्टोरी है। शेक्सपियर का किंग लियर इस किंग लियर की स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि अगेन मनमथ की हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटेनी में है। टेनिसन का आइडल्स ऑफ द किंग, अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में आगे हम पढ़ रहे होंगे, उसका एक पोम है आइडल्स ऑफ द किंग, वो भी किंग अर्थर के स्टोरी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये सब वर्क जो है, चाहे वो थॉमस मैलोरी का मॉर्टे डे ऑर्थर हो गया, विलियम शेक्सपियर का किंग लियर हो गया, या टेनिसन का आइडल्स ऑफ द किंग हो गया, ये जोफ्री चौसर के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा नाम आता है लेमोन का, ठीक। लेमोन ने एक वर्क लिखा है ब्रूट, ठीक है। इसका दूसरा नाम है द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन। क्रॉनिकल क्या होता है डिटेल में हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर फिर से कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो ब्रूट, जिसका दूसरा नाम है द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन, फुल नेम है इसका हिस्टोरिया ब्रूटनम, इसी को शॉर्ट करके सीधे ब्रूट बता दिया। अब अगेन ये हिस्टोरिया नाम से पता चला तो ये हिस्ट्री होगा, तो ये बेसिकली वहाँ के अलग अलग किंग्स की जो है ये हिस्ट्री है। समझ में आ गई बात। लेमोन ने लिखा है, पूरा नाम हिस्टोरिया ब्रूटनम है, या इसी का दूसरा नाम द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी है, और ये लगभग circa 1200 के आसपास में ये वर्क लिखा गया है, ठीक। अच्छा, ये जो वर्क है लेमोन का ब्रूट, ये इसका खुद का अपना वर्क नहीं है, एक्चुअली एक राइटर था वेस, ठीक है, इसने एक वर्क लिखा था रोमन डे ब्रूट, ठीक। इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन लेमोन ने लिखा है ब्रूट ने, ठीक। समझ में आ गई बात। ब्रूट लेमोन ने लिखा, और ये लिखा नहीं, एक्चुअली ट्रांसलेट किया कहाँ से, वेस का एक वर्क था रोमन डे ब्रूट, उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है हमारा ब्रूट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगला नाम आता है सर गोइन एंड द ग्रीन नाइट। अगेन ये, अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से कि ब्रूट क्या है, तो इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डे ब्रूट रिटन बाय वेस, ठीक। अगला वर्क है हमारा सर गोइन एंड द ग्रीन नाइट, ये एक्चुअली पोएम है, ठीक है, अननोन ऑथर, रिटन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस, ये आपको नहीं भी पता चलेगा, लेकिन इतना याद रखिएगा, ए पोएम बाय अननोन ऑथर। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ताकि आप उस हिसाब से चीज़ों को डाइजेस्ट करो, कंटेन करो। देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन बाय एन अननोन ऑथर,
आइडल्स ऑफ द किंग, द रेप ऑफ लुक्रेसी, वीनस एंड एडोनिस एंड सर गोइन इन द ग्रीन नाइट। ठीक, या एंग्लो सेक्सन पीरियड या एंग्लो पीरियड का कुछ एक पोएम दे देगा जिसके ऑथर जैसे कि बीओवुल्फ दे देगा, सीनेवुल्फ दे देगा या और कोई दूसरा दे देगा। तो इसमें ये पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन अननोन ऑथर से ने लिखा है। ठीक, या लिख देगा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सर गोइन इन द ग्रीन नाइट। ठीक, इट इज़ रिटन इन 30th century, इट इज़ रिटन बाय अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड, इट इज़ रिटन बाय जोफ्री ऑफ मनमथ, इट इज़ रिटन बाय एन अननोन ऑथर। तो यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है और ठीक इसी तरह से पूछेगा, या तो उल्टा पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन सी बात सर गोइन इन द ग्रीन नाइट के लिए सही है, या पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन सा पोएम एक अननोन ऑथर ने लिखा है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। ठीक, अच्छा, जिस मैन्युस्क्रिप्ट में सर गोइन इन द ग्रीन नाइट पाया गया है उसी मैन्युस्क्रिप्ट में 3 और रिमार्केबल पोएम हैं, द पर्ल, क्लीननेस एंड पेशेंस। इसको आप खासकर याद रखें। द पर्ल एक्चुअली एक फादर की स्टोरी है कि उसकी एक बेटी खो जाती है, मार्गरेट नाम की, उसी को वो ढूंढता है और किस तरह से परेशान होता है, उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो द पर्ल, क्लीननेस एंड पेशेंस, ये 3 पोएम जो है वो उसी मैन्युस्क्रिप्ट में पाई गई है जिस मैन्युस्क्रिप्ट में हमारा सर गोइन इन द ग्रीन नाइट का पाया गया। इस तरह पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि टोटल 4 मैन्युस्क्रिप्ट हैं जिसमें एंग्लो सेक्सन पोइट्री और ओल्ड इंग्लिश की पोइट्री मिलती है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है आप बताइएगा। ये होगी बात। ठीक है, चलिए मिसलेनियस वर्क। अच्छा, इस पीरियड में कुछ एक और अलग अलग वर्क है जैसे एंकर्न राइवल, ऑर्मुलम, कर्सर मंडी, ओपस माजूस बाई रॉबर्ट बेकन। ठीक, ये इसको आप ध्यान में रखिएगा सिर्फ। ठीक है, कर्सर मंडी को 1320 के आसपास लिखा गया है। ठीक है, इसका डेट ऑफ कॉम्पोजिशन पूछ लेता है, यानी कि बताइए किस सेंचुरी में ये वर्क लिखा गया है। कर्सर मंडी इज़ वर्क ऑफ 14th century, 13th century, 12th century, 15th century। ठीक, तो ये 14th century का एक वर्क है, 24,000 शॉर्ट लाइन्स है। और इसको आप खास कर याद रखिए, रोजर बेकन नाम के राइटर थे जिन्होंने 1460 के आसपास ओपस मैजूस नाम का वर्क लिखा। ये वर्क क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए उस टाइम में, जिस टाइम में लोग रिलीजियस चीज़ों को क्वेश्चन नहीं किया करते थे और रिलीजियस बुक्स में जो लिखी हुई होती थी उनको वो लोग बिना रीजनिंग किए हुए ही एक्सेप्ट कर लिया करते थे। उस टाइम में रोजर बेकन जैसे आदमी ने एक्सपेरिमेंटल साइंस की बात करी कि नहीं, हमको चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। ठीक, तो ओपस मैजूस उन्होंने एक वर्क लिखा, इसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंटल साइंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक तो ये बनेगा कि ओपस मैजूस या मेउस, कुछ भी आप बोलिए, इज़ रिटन बाय रोजर बेकन। ठीक, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क ऑफ मिडिवल पीरियड टॉक्स अबाउट मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या एम्पेरिकल साइंस। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ओपस मैजूस। ठीक है, या एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओपस मैजूस। इट इज़ a work by unknown author, it is a poem, it is about experimental science। समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, आगे चल करके आपको फ्रांसिस बेकन नाम का बंदा मिलेगा, अगेन ग्रेट मैन। उन्होंने भी काफ़ी कुछ साइंटिफिक लर्निंग, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा है। ठीक है, जब हम उस पीरियड में जा करके पढ़ रहेंगे तो फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला वर्क है द आउल एंड द नाइटिंगेल, रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डिबेट। ठीक, अगेन ये भी एक क्या है, अननोन ऑथर ने लिखा है। ठीक है, अनोनिमस वर्क, ये लिख रहा भूल गया मैं, अनोनिमस वर्क। ठीक, तो ये भी जो है एक अनोनिमस वर्क है, मतलब ये भी एक अननोन ऑथर ने लिखा है, पता नहीं किसने लिखा है। लैंड ऑफ कॉकिंग, ये भी एक वर्क है। 100 Years of Wars with France, इसको याद रखना है आपको। ठीक, 100 Years वॉर विथ फ्रांस 1338 में, कहीं कहीं आपको 1337 में मिल जाएगा। ये स्टार्ट हुआ था, 1453 में चला था। ठीक, इसका डेट नहीं पूछना चाहिए। हाँ, ये एक पूछ सकता है कि 100 Years of War स्टार्टेड इन विच सेंचुरी, तो 14th century या फर्स्ट पार्ट ऑफ द 14th century, या 100 Years of Wars was fought between इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो ये एक्चुअली डायनेस्टी, यानी जिसे खानदान कह लीजिए, आप वंश कह लीजिए, उनकी लड़ाई थी। ठीक है, तो ये 100 Years of Wars विथ फ्रांस हुआ था और 1338 में, 1337 में ये स्टार्ट हुआ था। किसी किसी को 37 मिलेगा, किसी को 38 मिलेगा। वहाँ पे एक ही ऑप्शन हो गया, 37 या 38 होगा। अगर 2 ऑप्शन होगा तो आप समझ ही रहे हैं ना, डी भी ऑप्शन होता है TRE 4 में, TRE में एक्चुअली। चलिए, तो ये बात हमने देख ली अभी तक कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स तो स्टार्टिंग में हुआ था। अभी 100 Years वॉर विथ फ्रांस 1338 में स्टार्ट हुआ ये। ठीक, अगला हमारा इम्पोर्टेंट पीरियड है। तो ये इंग्लैंड रोमन पीरियड में लगभग इतनी चीज़ हुई। देखिए इस पीरियड में बहुत कुछ नहीं हुआ, काफ़ी कम चीज़ हुआ, आप देख सकते हैं बहुत कम। एंग्लो सेक्सन पीरियड से भी कम आपको जो है इसमें मिल जाएगा, कंटेंट मिलेगा, मटेरियल। अगला पीरियड हमारा आता है द एज ऑफ चौसर।
ठीक, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं 1350 से 1400 में, मतलब ये जब तक जिंदा थे तभी तक जो है, यही जोफ्री चौसर का फोटो है, तभी तक जो है इस पीरियड को हम कहते हैं कि एज ऑफ चौसर है। ठीक, अच्छा कॉन्टेम्परेरीज मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्परेरीज मतलब कि उसके साथ उस टाइम पीरियड पर कौन कौन थे, ठीक, उसी को हम कॉन्टेम्परेरीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इनके कॉन्टेम्परेरी इंग्लैंड में थे विलियम लैंगलैंड, जॉन विक्लिफ, जॉन मॉन्टेविल, जोफ्री चौसर एंड जॉन गोवर, ये इनके कॉन्टेम्परेरी थे इंग्लैंड में। इंग्लैंड से बाहर भी उस टाइम में काफ़ी कुछ जो है प्रोलिफिक ऑथर हुआ करते थे, जैसे इटली से थे दांते, पेट्रार्क और बोकेशियो। ठीक, दांते को जाना जाता है इन्फर्नो के लिए, इनका एक वर्क है एक्चुअली। पेट्रार्क को जाना जाता है सोनेट्स के लिए, और बोकेशियो को जाना जाता है द डेकामेरॉन के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे इनको हम। दांते, पेट्रार्क एंड बोकेशियो सब इटली के थे, और उसी टाइम में ये लोग अपने सक्सेस के या अपने करियर के पीक पर थे जिस टाइम में जोफ्री चौसर थे। ठीक बात, चलिए आगे चलते हैं। चौसर्स वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट पीरियड। देखिए, इनका जो भी वर्क है ना, इनका जोफ्री चौसर का जो भी वर्क है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली ये काफ़ी बगुआए हैं, बगुआए मतलब घूमे हैं अलग अलग जगह। तो ये सबसे पहले फ्रांस में काफ़ी साल रहे हैं, फिर इटली में काफ़ी साल रहे हैं, फिर इंग्लैंड में ये एमपी बन गए। 1386 में केंट सीट से ये एमपी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हमारे यहाँ भी एमपी बनते हैं ना, उसी तरह ये एमपी बन गए। तो तब से ये इंग्लैंड में अपना रहना शुरू कर दिया। उससे पहले ये इटली में रहते थे और उससे पहले ये फ्रांस में रहा करते थे। तो इन्हीं के टाइम को, यानी इनके जो वर्क हैं उनको हम इसी पीरियड में डिवाइड करते हैं, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लैंड। यानी कि जो वर्क ये फ्रांस में रह करके लिखे वो फ्रेंच वर्क पीरियड का वर्क हो गया, जो वर्क इटली में रह करके लिखे वो इटालियन पीरियड का वर्क हो गया, जो वर्क इंग्लैंड में रह कर लिखे वो इंग्लिश पीरियड का वर्क हो गया। ठीक है, इतनी बात, यही बात लिखा हुआ है कि फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश पीरियड में इनके वर्क को हम डिवाइड किए हैं। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि इन 1386 में वो एमपी से नहीं, केंट से एमपी बने। ठीक है, चलिए, एक बार था कॉम्प्लेन टू हिज एम्प्टी पर्स। इन्होंने एक्चुअली ये काफ़ी इनकी कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं थी, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, पैसे काफ़ी कम थी इनके पास, दिक्कत हो रहा था, तो इन्होंने एक वर्क लिखा था कॉम्प्लेन टू हिज एम्प्टी पर्स। तो जो वहाँ मोनार्क थे इंग्लैंड की, उनको ये बात पता चली और इनको पेंशन देना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, इन्होंने लिखा है, और ये लिखा है सेंट वैलेंटाइन डे के लिए। ठीक, यहाँ इंडिया में ही मनाया जाता है 14 फरवरी को। एक्चुअली ये लव पोएम है। तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज़ रिटन बाय सेंट वैलेंटाइन्स डे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो ये पूछता है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज़ रिटन बाय जोफ्री ऑफ मनमथ, जोफ्री चौसर, अननोन ऑथर, तो जोफ्री चौसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यहाँ से कि द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज़ रिटन फॉर या रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ, या फिर रिटन एंड एस्क्राइब टू, तो वो हो जाएगा हमारा सेंट वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन डे के लिए ये द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखा गया। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑन द फॉलोइंग पोएम्स इज़ रिटन फॉर वैलेंटाइंस डे। ठीक बात है, चलिए अब इनके लाइफ का हम पहला पीरियड देखते हैं, फ्रेंच पीरियड। फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड, इंग्लिश पीरियड, 3 पीरियड है। तो उसमें पहला पीरियड हम देखते हैं कि फ्रेंच पीरियड में इन्होंने कौन कौन सा वर्क लिखा। सबसे पहला वर्क लिखा है रोमांस ऑफ द रोज, रोमांस ऑफ द रोज। ठीक, एक्चुअली ये एक फ्रेंच वर्क था, रोमन डे ला रोज, उसी वर्क का जो है ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब हाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन कहिए आप, फ्रेंच वर्क का इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये रोमांस ऑफ द रोज। ठीक है, रोमन डे ला रोज फ्रेंच वर्क था, उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, अगला और जो कि एक इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रेंच पीरियड का है बुक ऑफ डचेस। ठीक है, बुक ऑफ डचेस। देखिए, डचेस जैसे किंग क्वीन होता है ना, उसी तरह डचेस होते हैं, डचेस होती है। ठीक, बुक ऑफ डचेस ये किस लिए लिखा गया भाई? देखिए, इनके एक पैटर्न थे जॉन ऑफ गॉन्ट। पैटर्न मतलब क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कलाकार है, जैसे कि वो सिंगर ही है, तो अभी ना मान लीजिए कि बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो डालेगा, बहुत कुछ कर लेगा, किसी ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन कर लेगा या कहीं ज्वाइन कर लेगा या कुछ भी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो पहले जो आर्टिस्ट वगैरह लोग थे ना, वो किसी के कोर्ट में रहा करते थे, किसी बड़े बिजनेसमैन के या किसी राजा के या किसी मंत्री के, और वो उनके लिए लिखा करते थे, यानी उनके प्रेज में वर्क लिखा, उनके कुछ के बारे में। तो फिर वापस में वो उसके रिटर्न में क्या करते थे कि वो लोग उनको, उस कलाकार को, उस आर्टिस्ट को पैसे दिया करते थे, या ज़मीन या धन जो भी हो, ठीक, ताकि उनका रहना सहना चल सके। तो वही पैटर्न कहलाए उनके। ठीक है, अभी भी ये होता है, अब दूसरे वे में होता है। तो जो जोफ्री चौसर थे, उन्हीं के एक पैटर्न थे जॉन ऑफ गॉन्ट। ठीक है, जॉन ऑफ गॉन्ट, और इनकी वाइफ थी डचेस ब्लैंके ऑफ लैंकेस्टर।
ठीक, डचेस ब्लैंके ऑफ लैंकेस्टर, ये मर गई थी किसमें, ब्लैक डेथ में। एक्चुअली जोफ्री चौसर के टाइम में ब्लैक डेथ जो प्लेग था ये 2-3 बार आया है, लेकिन जोफ्री चौसर के टाइम में जो आया था वो बहुत धांसू, मतलब बहुत खतरनाक वाला था। उसमें कई मिलियन लोग जो है इंग्लैंड से मर गए थे और उसके आसपास के इलाके से भी। तो उसी पीरियड में जो है जॉन ऑफ गॉन्ट, जो कि जोफ्री चौसर के पैटर्न थे, उनकी वाइफ डचेस ब्लैंके ऑफ लैंकेस्टर वही मर गई थी ब्लैक डेथ प्लेग की वजह से। ठीक, तो उसी को डेडिकेट करते हुए जोफ्री चौसर ने बुक ऑफ डचेस लिखा था। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन, बुक ऑफ डचेस इज रिटन बाय जोफ्री चौसर, बुक ऑफ डचेस इज रिटन फॉर डचेस ब्लैंके ऑफ लैंकेस्टर। ठीक है, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बुक ऑफ डचेस इज रिटन फॉर डचेस ब्लैंके ऑफ लैंकेस्टर हु वॉज वाइफ ऑफ तो जॉन ऑफ गॉन्ट। या पूछ ये भी सकता है कि बुक ऑफ डचेस इज रिटन फॉर डचेस ब्लैंके ऑफ लैंकेस्टर हु वॉज जॉन ऑफ गॉन्ट। ठीक, एंड हु वॉज जॉन ऑफ गॉन्ट, कि जॉन ऑफ गॉन्ट कौन था, तो पैटर्न ऑफ चौसर। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। बुक ऑफ डचेस लिखाया गया है डचेस ब्लैंके ऑफ लैंकेस्टर के लिए। डचेस ब्लैंके ऑफ लैंकेस्टर जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी, और जॉन ऑफ गॉन्ट कौन था, वो उसका पैटर्न था चौसर का। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगला वर्क है ABC। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ला प्रियरे रे नॉस्ट्रेडेम, ला प्रियरे ले दे नॉस्ट्रेडेम। ABC वर्क, ये एक लव पोएम है और ये पूछता है, मतलब एक जगह मैंने देखा है सीधे क्वेश्चन पूछेगा था कि ABC इज अ पोएम रिटन बाय जोफ्री चौसर। बस कंप्लेन टू पाइड, इसको आप याद रखें, नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा ABC। ठीक है, अगला पीरियड है इनकी लाइफ का, इनके वर्क का एक्चुअली लाइफ का भी, इटालियन पीरियड। ठीक है, इटालियन पीरियड सबसे पहला और एक इम्पोर्टेंट वर्क है इस पीरियड का, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ठीक है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। अच्छा, ये जो वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, वो एक इल फिलिस्ट्रेटो द लव स्मिटन वन, ये वर्क है बोकेशियो का एक वर्क है, ये इटालियन राइटर है, उन्हीं का एक वर्क है इल फिलिस्ट्रेटो, और इसी पर बेस्ड है कौन, जोफ्री चौसर का ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ठीक है, अभी ऊपर में देखे थे हम कि जोफ्री चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी दांते पेट्रार्क एंड बोकेशियो थे, तो उसी बोकेशियो का, ठीक है, उसी बोकेशियो का एक वर्क है इल फिलिस्ट्रेटो, इसी पर ये बेस्ड है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है क्या, एक लव स्टोरी इन 5 बुक्स है। ठीक, ट्रोइलस जो है एक सोल्जर है, ट्रोजन सोल्जर, अभी हमने ऊपर देखा था ट्रोजन वॉर के बारे में, तो उसी वॉर का एक सोल्जर था। और जो क्रिसीड है वो एक मेडन थी, यानी कि एक वर्जिन का, ये क्रिश्चियन वर्जिन थी। ठीक है, तो ये उसके लव में पड़ जाता है, फिर वो उसे धोखा देती है, बिट्रे, और फिर ट्रोइलस मर जाता है। ये अच्छी स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं बाद में, या आप इसका समरी भी देख सकते हैं यूट्यूब पर या कहीं भी निकाल करके। तो यही ये स्टोरी है इसकी, ये लव स्टोरी है। ठीक है, हालांकि जोफ्री चौसर लास्ट में इसको ट्रेजिडी बुलाता है। ठीक है, मतलब लिखता है कि इट्स ट्रेजिडी। ये बात आगे समझ में, इल फिलिस्ट्रेटो बोकेशियो। अब बोकेशियो के बारे में एक चीज़ जानना जरूरी है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बने भी हैं। ठीक है, बोकेशियो का पूरा नाम है जियोवन्नी बोकेशियो, जियोवन्नी बोकेशियो। ठीक है, इनका फेमस वर्क है दी डेकामेरॉन। ठीक है, दी डेकामेरॉन। अब दी डेकामेरॉन के बारे में क्या देखिए, इसमें जो है 100 स्टोरी है, 100 स्टोरी 10 यंग पीपल के बारे में। ठीक, अच्छा, आपने अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री ढंग से पढ़ा है तो आपको उसमें बताया गया होगा कि मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्रा मतलब 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, हेक्सा हेप्टा 7, ओक्टा 8, नोना 9, डेका 10। ठीक है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ओका नोना डेका, सेंटी मतलब 10, तो डेका मतलब 10 होता है। तो ये 10 लोगों के बारे में, 10 यंग पीपल के ऊपर 100 स्टोरी लिखी गई, इसीलिए इसको 10 मतलब डेका मेरॉन। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधे ये पूछता है डेका मेरॉन इज रिटन बाय जियोवन्नी बोकेशियो। जियोवन्नी भी नहीं लिखता, बोकेशियो ही मैक्सिमम टाइम लिख देता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय बोकेशियो, तो द डेका में, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, डेका मेरॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्क है इनका हाउस ऑफ फेम, जो कि एक अनफिनिश्ड पोएम है, याद रखना है इसको। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन याद रखना है। डेकामेरॉन का एक बार और हम याद करेंगे आगे चल करके। ठीक है, अगला है इनका इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है। इंग्लिश पीरियड अपने आपको पहले मैंने बता दिया कि 1386 में वो MP बन गए थे केंट से, तो फिर वहीं से जो है इनका इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और यही पीरियड काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा था। हालांकि इस पीरियड में इनका हालत बहुत ख़राब था, हालत इन सेंस इनका लाइफ बहुत मुश्किल से गुजर रहा था, लेकिन सबसे फ्रूटफुल पीरियड जो है वो इंग्लिश पीरियड ही था, क्योंकि इस पीरियड में इन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा, और कैंटरबरी टेल्स के लिए ही जोफ्री चौसर को जाना जाता है। ठीक है, तो कैंटरबरी टेल्स नाम से, टेल मतलब कहानी होता है, तो कैंटरबरी टेल्स का जो एक्चुअली इनको इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आया भैया, अभी तुरंत हम आपको बताएं, बोकेशियो के डेकामेरॉन से।
तो ये इटली में रह चुके थे, तो वो कैशियो के वर्क को पढ़ा होगा, तो वहाँ से देखा होगा क्या मस्त स्टोरी लिखता है बंदा, मेरे को भी इसी टाइप का स्टोरी लिख रहा है। बोला चलो कैंटरबरी टेल्स लिखने का मेरे को कैंटरबरी टेल्स मांगता, तो ये कैंटरबरी टेल्स लिखे। ठीक, एक्चुअली में इसमें सिर्फ कहानियाँ हैं, और इन्होंने प्लान किया था कि हम 120 स्टोरी लिखेंगे। कैंटरबरी टेल्स में प्लान किया गया था कि 120 स्टोरी लिखेंगे, लेकिन सिर्फ 24 कंप्लीट हो पाया था। और इस 24 में भी कुछ एक स्टोरी जो है वो इनके पुराने वाले वर्क, पहले वाले अर्लियर वर्क से ली गई है। ठीक, अच्छा इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए इसमें बेसिकली कुछ एक पिलग्रिमेजेस होते हैं। पिलग्रिमेजेस मतलब बोले तो कि जो किसी रिलीजियस साइट को विजिट करने जा रहे होते हैं। हिंदी मैं नहीं बोलूँगा इसका, लेकिन मुझे हिंदी आता है। ठीक है, तीर्थयात्री बोलते हैं हिंदी में। तो वो लोग एक्चुअली एक मंक था थॉमस ए बेकेट, ठीक, जिसका श्राइन था कैंटरबरी में, तो वहीं ये लोग जा रहे थे और अप्रैल के मंथ में जा रहे थे, समझ गए। इसी बात पे क्या हुआ कि सब लोग अभी इसके बारे में देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या याद रखने वाली बात है वो बता देता हूँ। सबसे पहले कैंटरबरी टेल्स इंग्लिश पीरियड में जॉफियस के वर्क, ठीक है। ये है क्या, ये एक्चुअली स्टोरी का कॉम्पाइलेशन है, कलेक्शन है। ठीक है, कितनी स्टोरी, 120 स्टोरी प्लान की गई थी, 24 कंप्लीट हुई थी। आपको 24 वाली बात याद रखनी है हमेशा, ठीक है, 24 कंप्लीट हुई थी। अगली बात कि जो पिलग्रिमेजेस है वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग थॉमस ए बेकेट के श्राइन पे जा रहे होते हैं। ठीक है, थॉमस ए बेकेट का श्राइन कहाँ लोकेटेड है, कैंटरबरी में। और ये लोग किस मंथ में जा रहे होते हैं, अप्रैल मंथ में। अब अप्रैल मंथ भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि पिलग्रिमेजेस आर गोइंग टू द श्राइन ऑफ थॉमस ए बेकेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून एट्सेट्रा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक्चुअली मैं खुद देखा हूँ, ठीक, बना हुआ, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक, थॉमस ए बेकेट, समझ आ गई बात। अच्छा, अब एक चीज़ और इसी से कनेक्टेड है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से याद रहे। आगे चल करके हम टी.एस. एलियट के बारे में पढ़ रहे होंगे। टी.एस. एलियट अगेन इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर। टी.एस. एलियट का पूरा नाम बताया थॉमस स्टर्न्स एलियट। तो इनका एक वर्क था मर्डर इन द कैथीड्रल। ठीक, मर्डर इन द कैथीड्रल। तो इस वर्क को उन्होंने लिखा है। इस वर्क में बेसिकली उन्होंने बताया क्या है कि नॉवल है, ये ड्रामा है एक। इन्होंने लिखा है, ये बेस्ड है किस पर, थॉमस बेकेट के असैसिनेशन पे। ये जो आपको दिख रहे हैं मंक, इसी का असैसिनेशन हो गया था, मतलब लोगों ने मार दिया था। ठीक है, मर्डर कहिए आप एक तरह से आसान शब्दों में। तो इसी पर जो है ये स्टोरी लिखी गई है, मर्डर इन द कैथीड्रल, टी.एस. एलियट का। इसको हम इसी जगह लिख दिए, इस बाद में पढ़ना था एक्चुअली, जब हम इस पीरियड में जाएंगे तब, लेकिन यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको कनेक्ट हो पाए चीज़ें। ठीक है बात, चलिए। तो होता क्या है कि जब ये लोग निकलते हैं पिलग्रिमेजेस के लिए, तो एक जगह रुकते हैं ये लोग। लंदन में ही एक जगह है साउथ वार्क नाम का, और वहाँ पे एक इन है। इन मतलब होता क्या है, देखिए, एक तो होता है होटल जहाँ पे आप रूम लेकर के रह सकते हैं, खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक होता है रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, रूम नहीं मिलेगा आपको, रहने का नहीं, खाना कहीं भागिए। ठीक, तो इन होता है ऐसा, ठीक है, जहाँ पे दोनों ही काम होता है, यानी कि आपको खाना भी वहीं मिलेगा और आप रह भी वहाँ सकते हैं। ये खासकर ट्रैवलर्स के लिए होता है, जो लोग लंबी दूरी पे जा रहे होते हैं उनके लिए ऐसा होता है। और पहले एक टाइम में काफ़ी हुआ करता था, अभी भी आपको कुछ कुछ होटल मिल जाएंगे जिनका नाम रहेगा इन। जैसे हमारे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक होटल कैलाश इन, ठीक, INN। तो उसी तरह एक टबार्ड इन था साउथ वार्क में, ठीक, वहीं पर ये लोग रुकते हैं। तो उसका होस्ट होता है हैरी बेली, ठीक, हैरी बेली। तो ये बोलता है कि देखो भाई लोग, तुम लोग जाने का उधर, बिल्कुल जाने का, लेकिन उधर जाने का तो बोरिंग फील होने का, ऐसा करने का कि जितना लोग जाने का, 2 स्टोरी जाते का बोलने का, 2 स्टोरी आते हुए बोलने का। तो 30 बंदे होने का, 30 बंदे 2 स्टोरी जाने के बोलने का, 2 स्टोरी आते हुए बोलने का, 40 स्टोरी होने का, 34 120, 120 स्टोरी, इस तरह का प्लान था। ठीक, ये प्लान था, लेकिन 24 ही लिखा गया था। तो और कहा था कि देखिए, जिसका स्टोरी सबसे बढ़िया होगा उसको फ्री में डिनर कराया जाएगा हमारे तरफ से। ये था। ठीक, अच्छा, 2 स्टोरी इसमें वर्स में लिखी गई है, यानी कि पोइट्री के स्टाइल में। ठीक है, आगे बात समझ में। एक चीज़ और इसमें मेंशन शायद मैंने नहीं किया है क्या, हाँ है मेंशन, चलिए कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। ये सारी बात हो गई। ठीक है, अच्छा, पहला स्टोरी जो है, अब 3 लोग थे, सॉरी 29 लोग थे टोटल। देखिए, इसमें है टोटल 32 लोग लॉजिकली, अब देखोगे तो इसमें 32 लोग हैं, लेकिन जनरल प्रोलॉग में, यानी बुक में जो मेंशन किया है कि 29 कैरेक्टर, तो आपको 29 ही याद रखना है, स्मार्ट नहीं बनना है आपको। 29 ही आप याद रखिए, दिमाग में रखिए कि 32 थे लॉजिकली, लेकिन 29 क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन कैंटरबरी टेल्स, तो आपको 29 आंसर करना है। 29 ही आंसर होगा, बुक्स में 29 ही होते हैं। ठीक, बाकी देख लीजिए आप। जॉन ड्राइडन ने जॉफरी चौसर को
बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, यानी उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, क्या मस्त आदमी था, क्या मस्त वर्क लिखा। जॉन ड्राइडन का अपना नाम याद रखिए। उन्होंने कहा कि मैं जब उनके वर्क को पढ़ता हूँ, जॉफी चौसर के वर्क को पढ़ता हूँ, कैंटरबरी टेल्स को, तो ऐसा लगता है कि मैं पिलग्रिमेजेस के साथ बैठ करके डिनर मैंने कर रखा है, मतलब इतने लाइवली वे में लिखा हुआ है, ठीक। और काफ़ी एक फेमस लाइन कहा था, हेयर इन डीड इज़ गॉड्स प्लेंटी। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि हु सेड हेयर इन डीड इज़ गॉड्स प्लेंटी अबाउट जॉफी चौसर, तो जॉन ड्राइडन, ठीक। तो अब इसमें कई सारे स्टोरी थी, कई सारे लोग थे, 29 लोग थे। कहा कि सबसे पहले कौन स्टोरी बोलेगा, तो वही टॉस हुआ एक तरह से, लॉर्ड जिसको कहते हैं, ठीक। एक पुर्जा पे नाम लिख दिया गया, मतलब सारा। तो पहले नाम आया नाइट का, कि नाइट बोलेगा स्टोरी, उसका बारी आया, उसका टर्न आया, ठीक। तो इसने अपना टेल बोला, तो नाइट ने अपना टेल बोला, इसीलिए इसको द नाइट्स टेल बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसका नाम है पेलेमोन एंड आर्सिटे, ठीक। ये लॉन्गेस्ट टेल भी है, पहला टेल भी है, लॉन्गेस्ट टेल भी है, और ये स्टोरी का नाम है पेलेमोन एंड आर्सिटे, ठीक। एक्चुअली ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, आप यूट्यूब पर जरूर इसका समरी देखें, अच्छा स्टोरी है। पेलेमोन एंड आर्सिटे दो दोस्त होते हैं, ठीक है, जो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर उनकी दुश्मनी हो जाती है, समझ रहे हैं ना आप, ठीक। द आइडिया ऑफ स्टोरी वॉज बोर्न फ्रॉम बोकेशियो। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जो कैंटरबरी टेल्स में स्टोरी है, तो स्टोरी लिखने का आइडिया इनके दिमाग में कहाँ से आया, तो वो समोसा खा करके नहीं आया था, बल्कि बोकेशियो के दर्जे का मेलन से ही लिया गया था, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में सीधे छपने वाले पॉइंट्स हैं, मतलब डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाले पॉइंट है, और काफ़ी अच्छे पॉइंट है जो कि आपको जल्दी बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। मैंने काफ़ी बुक्स को पढ़ा है, लेकिन वहाँ भी ये जल्दी पॉइंट्स नहीं मिलते, आपको काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त से जो है इन पॉइंट्स को निकालना होता है एग्जाम से पर्टिकुलरली, ठीक। सबसे पहला पॉइंट है, चौसर इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट, ठीक, कि चौसर ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, सीधे क्वेश्चन आते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट, जॉफरी चौसर। ही यूज्ड इट, उसने इसे यूज किया, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन नाम का वर्क है, ऊपर देख रखा है हमने, इन कैंटरबरी टेल्स में, ठीक। तो ये तो नहीं पूछेगा जल्दी कि हीरोइक कपलेट को जॉफरी चौसर ने कहाँ एम्प्लॉय किया, कहाँ यूज़ किया, लेकिन ये जरूर पूछता है कि हु इंट्रोड्यूस हीरोइक कपलेट, तो जॉफरी चौसर ने। अब पहले तो ये तो समझ लें कि भाई हीरोइक कपलेट क्या वाला है। कपलेट का मतलब क्या होता है, दो लाइन, कपलेट दो लाइन को कपलेट बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका, कपल मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, दो आदमी, तो इसी तरह कपलेट का मतलब दो लाइन। हीरोइक कपलेट इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये कपलेट में जो हम बात कर रहे होते हैं यूजुअली, वो होती है किसकी, किसी ऐसे थीम की, ठीक है, किसी ऐसे थीम की जिसमें हीरोइक डीड आप समझ रहे हैं, काम कर्तव्य, हीरोइक काम के बारे में बात किया गया हो, ठीक है। और ये इपिक में यूज़ किया जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक। और ये आयमिक पेंटामीटर में होते हैं। आयमिक पेंटामीटर क्या है, वो जिस दिन हम लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस को देख रहे हैं उस दिन देखें, अभी मैं आपको बर्डन नहीं देना चाहूँगा, ठीक। तो हीरोइक कपलेट दो लाइन का होता है, और इसको इंट्रोड्यूस किया था चौसर ने, और यूज़ किया था लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड कैंटरबरी टेल्स में, ठीक। अगला है कि जॉफरी चौसर ने ही राइम रॉयल को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक। राइम रॉयल क्या है, देखिए इसमें 7 लाइन होते हैं, ठीक, 7 लाइन होते हैं, और 7 लाइन का स्टैंजा होता है, इसमें 2 लाइन कपलेट, इसमें 7 लाइन, राइम रॉयल, ठीक है। राइम रॉयल के बारे में, और राइम रॉयल को यूज़ किया ट्रोयस एंड क्रेसिडा और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स देखा था हमने कि सेंट वैलेंटाइन्स के लिखा था। ट्रोयस एंड क्रेसिडा इल फिलिस्ट्रेटो पर बेस्ड है, ठीक है, जो कि एक लव स्टोरी है ट्रोजन वॉर के बारे में, ट्रोजन सोल्जर के बारे में, ठीक। तो जॉफरी चौसर ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया, जॉफरी चौसर ने राइम रॉयल को इंट्रोड्यूस किया। ये 2 लाइन का होता है कपलेट है, और ये 7 लाइन का होता है, ठीक। राइम रॉयल के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें, ठीक। ये स्टैंजा ऑफ 7 लाइन बता दी ऑलरेडी, और 10 सिलेबल लाइन, यानी कि 10 सिलेबल वाली लाइन होती है, और ये सिलेबल आयमिक पेंट, मतलब ये लाइन जो है वो आयमिक पेंटामीटर में होते हैं। इसका राइम स्कीम, अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। ए बी बी सी सी, ये मतलब राइम स्कीम का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे 7 लाइन है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ थोड़ी देर के लिए कि 1 2 3 4 5 6 7, इसका राइम स्कीम मतलब ए बी है, तो इसका कुछ होगा, मान लिया जाए कि ये किट पर ख़त्म हुआ, ठीक है, और ये ख़त्म हुआ जैसे मान लिया जाए मिस पर, ठीक, किट मिस। तो अब ए बी हो गया ये, अब अगला फिर से ए बी होगा, तो फिर से ये किट जैसे ही, जैसे मान लिया पिट पर ख़त्म होगा, और ये सिस पर ख़त्म होगा, इस तरह से, मतलब ये राइम करेगा, ये इससे राइम कर रहा है, ये इससे राइम कर रहा है, ठीक है। ए बी, ठीक है, जैसे बोलेंगे तुम कहाँ गए, मैं तुम्हें खोज रहा था, तुम आ गए, तो यहाँ पे पहला और दूसरा लाइन राइमिंग कर रहा है, ठीक है। तो वही राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम के बारे में और अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे, घबराइए नहीं आप। ए बी बी सी सी, सीधे इसको याद रखना है आपको कि ये राइम रॉयल का जो है राइम स्कीम है। अब है कि राइम रॉयल का नाम राइम रॉयल कैसे पड़ा, देखिए किंग जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड थे, जिनका एक वर्क था द किंग स्क्वायर,
ये किंग इज स्क्वायर नहीं है, किंग स्क्वायर है, KINGIS, थोड़ा सा गैप पड़ गया, आप ध्यान दीजिए। द किंग स्क्वायर मतलब होता है द किंग्स बुक। इसी बुक में इसने राइम रॉयल को यूज किया था, चूँकि ये राजा था तो रॉयल इसका नाम पड़ गया, राइम रॉयल, ठीक है। द किंग स्क्वायर जेम्स वॉन ऑफ स्कॉटलैंड का लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, विलियम शेक्सपियर ने इसी राइम रॉयल को द रेप ऑफ लुक्रेसी में लिखा है, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, विलियम शेक्सपियर को यूजुअली उनके प्ले के लिए जाना जाता है, यानी ड्रामा के लिए। टोटल 37 लिखा था उन्होंने, ठीक। लेकिन कहा जाता है कि अगर विलियम शेक्सपियर ने प्ले नहीं लिखा होता तो इन्होंने जो 2 पोएम लिखा है उसी 2 पोएम से उतना ही फेमस होते, मतलब उससे ज़्यादा ही फेमस होते। और इनके सक्सेस का जो स्टार्टिंग है वो कोई प्ले वेले नहीं था, पोएम ही था। 2 इनका पोएम है, एक तो है द रेप ऑफ लुक्रेसी, ठीक, और एक है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है, वीनस एंड एडोनिस, 2 वर्क है, ठीक। अगला है, चौसर वॉज द फर्स्ट पोइट टू बी बेरिड इन वेस्टमिंस्टर एबे, जिसको हम द पोइट्स कॉर्नर भी कहते हैं। ये देखिए ये जगह है, अभी भी है ये जगह, ठीक है, पहले तो अलग रहा होगा, अभी भी है ये जगह। तो ये एक्चुअली वेस्टमिंस्टर एबे बोलते हैं इसको, ठीक है, वेस्टमिंस्टर एबे। तो विलियम शेक्सपियर भी यहीं दफन किया गया था, दफन मतलब बेरी होता है। तो जोफ्री चौसर पहले ऐसे पोइट थे जिसको वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था, यानी जिनका अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था, लास्ट राइट। और इस वेस्टमिंस्टर एबे को द पोइट्स कॉर्नर भी बोलते हैं, यहाँ फेमस पोइट लोग को जो है वो दफनाया जाता है, ठीक है। काफ़ी कुछ और है, घबराइए नहीं आप, ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रेक समझ रहे हैं ना, इसी ने लिखा था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ठीक है। ट्रिस्टम ने आइसोल्यूट, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बुलाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हु कॉल्ड जोफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो मैथ्यू अर्नोल्ड, और ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बुलाया, ठीक है। ही इज़ द फर्स्ट वन टू यूज़ ओटावा रीमा इन बुक ऑफ डचेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो 3 चीज़ हो गया। हीरोइक कपलेट किसने इंट्रोड्यूस किया? जोफ्री चौसर ने। राइम रॉयल जोफ्री चौसर ने। ओटावा रीमा जोफ्री चौसर ने, ठीक है। और ओटावा रीमा क्या है एक्चुअली? ओटावा नाम से ही पता है, ओटावा 8 सिल्वर लाइन होता है, ठीक है, कपलेट में, जिसका राइम स्कीम होता है ABABABCC, ठीक है, समझ में आ गई? ये है, देखिए कपलेट में राइमिंग कर रहा है ना, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, कपलेट में राइमिंग कर रहा है। 8 लाइन का सिल्वर होता है, 8 लाइन होते हैं इसमें ओटावा रीमा में, ठीक है। इसका राइम स्कीम आप जरूर याद रखें, ठीक, नाम से तो आपको याद हो ही जाएगा, ओटावा ओक्टा 8, ठीक। ये पहले ही बता दिया है कि जनरल प्रोलॉग में, जब कैंटोमेटियर्स के जनरल प्रोलॉग में 29 कैरेक्टर को जो है मेंशन किया गया कि इसमें 29 कैरेक्टर्स है, ठीक है। अगला नाम हमारा आता है विलियम लैंगलैंड का। इनका डेट ऑफ बर्थ पता है, कमरे आइडिया नहीं है, ये भी अप्रॉक्सीमेट है। विलियम लैंगलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है पियर्स प्लॉमन, ठीक है, 1362 के आसपास लिखा गया था। ये इनिशियली इसमें 1800 लाइन थे, लेकिन अभी जो फाइनल फॉर्म है उसमें 15,000 लाइन है, काफ़ी ऐड किए होंगे, ठीक है। इट इज़ इन 2 पार्ट, पियर्स प्लॉमन 2 पार्ट में, और ये एक ड्रीम एलिगरी है, ठीक है। ड्रीम एलिगरी क्या है देखेंगे। और इसमें टोटल 8 ड्रीम्स है, 2 ड्रीम के अंदर ड्रीम है, ठीक। एक ड्रीम एलिगरी है पियर्स प्लॉमन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? सिंपल, पियर्स प्लॉमन इज रिटन बाय ये, ठीक, पियर्स प्लॉमन इज अ ड्रीम एलिगरी, बस ये 2 पार्ट में याद रखना है। इसका फुल टाइटल है द विजन्स ऑफ पियर्स द प्लॉमन। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, पूछ लेता है कि फुल टाइटल ऑफ पियर्स प्लॉमन, तो द विजन ऑफ द पियर्स द प्लॉमन, ठीक है। एलिगरी होता क्या, देखिए सिंपल आप याद रखिए कि एलिगरी वैसा कोई वर्क होता है जिसमें एक सरफेस मीनिंग हो, एक डीपर मीनिंग हो, ठीक है। ए स्टोरी दैट हैज़ अ हिडन मीनिंग बीनीथ द सरफेस लेवल मीनिंग, कि जिसमें एक हिडन मीनिंग हो सरफेस मीनिंग के नीचे में। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने या हम लोगों ने काफ़ी एक स्टोरी पढ़ा था अंगूर खट्टे है वाला, कि उसमें एक लोमड़ी होती है, वो उससे एक जगह अंगूर दिखता है, तो वो काफ़ी कोशिश करती है उसको पाने की, लेकिन काफ़ी ऊंचा होता है, तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं पा पाती है, तो बोलते हैं अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, अंगूर वैसे भी खट्टा ही था। तो यहाँ पे तो ये मीनिंग हो गया, लेकिन इसके पीछे मीनिंग क्या है? इसके पीछे ये मीनिंग है कि इंसान जिस चीज़ को नहीं पा पाता है उसके वैल्यू को वो कहता है कि यार बेकार है, उसको बिलिटल करता है, तो वो इसी को हम एलिगरी कहते हैं। इसमें 2 मीनिंग हो, यानी कि कैरेक्टर्स, सेटिंग्स और ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्शंस और आइडियाज़, ठीक, यानी कि उसमें हर एक चीज़, चाहे कैरेक्टर हो या सेटिंग हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो किसी आइडिया को एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो मोरल आइडिया हो, स्पिरिचुअल आइडिया हो या फिर पॉलिटिकल आइडिया हो। आगे चल के हम देखेंगे एलिगरी के बारे में। जॉन बनियन नाम का एक बंदा है जिसने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था, वो भी एक क्या है? एलिगरी है, समझ गए? तो एलिगरी आखिर काफ़ी पढ़ना है। इसी तरह जॉर्ज ऑरवेल का पढ़ेंगे हम, वो क्या है? एनिमल फार्म उन्होंने लिखा है, तो एनिमल फार्म एक पॉलिटिकल एलिगरी है।
और जो जॉन बनियन का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस था वो एक स्पिरिचुअल एलिगरी था, ठीक है। पियर्स प्लॉमैन नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा हुआ है, ये याद रखना है आपको, कभी कभी यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है पियर्स प्लॉमैन इज रिटन इन विच डायलेक्ट, तो नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ठीक है। आगे है पियर्स प्लॉमैन का दूसरा वर्क है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, लगभग यही लिखा है, प्रॉब्ली पता नहीं श्योरली, रिचर्ड द रेडलेस, ठीक। अगला नाम आता है जॉन विक्लिफ का, रिफॉर्मर। इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ठीक। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंग्लिश प्रोज की जो क्रिएशन का मतलब कहा जाता है कि किसने फ्रंट पे लीड किया, तो वो किंग अल्फ्रेड का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल का स्टार्ट किया था। तो इसी तरह फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज हम बोलते हैं जॉन विक्लिफ को, क्यों? क्योंकि इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था, ठीक है, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहते हैं। ऐसा सीधे क्वेश्चन पूछेगा, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? जॉन विक्लिफ। ये वाई इज ही कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, ठीक। और बाइबल को इन्होंने लैटिन वल्गेट से जो है ट्रांसलेट किया था, मतलब जैसे वो एक्चुअली लैटिन में लिखा हुआ था, और फिर देखिए लैटिन वल्गेट, इससे ऊपर हमने देखा था लैटिन वल्गेट के बारे में, ठीक है। आगे है, अगला नाम आता है जॉन मॉन्टेविल का, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ सकता है। इनका एक ट्रैवल वर्क था, वॉयज एंड ट्रैवल ऑफ सर जॉन मॉन्टेविल, ठीक है। अगला नाम है हमारा जॉन कवर का कॉन्फेसियो अमेंटिस, कभी कभी ये पूछ लेता है। कॉन्फेसियो अमेंटिस पूरा नाम है कॉन्फेसियो अमेंटिस स्पेकुलम मेरिटेंटिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेजेंट ट्रेवेलियन यार्ट एंड टेलर का हुआ था 1380 में, ठीक। तो ये सारी बात हो गई एंग्लो नॉर्मन पीरियड की और जोफ्री चौसर के पीरियड की। एंग्लो नॉर्मन पीरियड से तो क्वेश्चन नहीं बनता है ज़्यादा, ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है जो मेजर पॉइंट है। लेकिन जोफ्री चौसर के पीरियड से, यानी 1350 से लेकर 1400 के पीरियड में जो हमने पढ़ा है जोफ्री चौसर के बारे में, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में, तो उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इससे पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है एंग्लो सैक्सन पीरियड का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके लिटरेचर फॉर टीआरई सेक्शन में जा करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। एक्चुअली हम लोग एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम TRE 4 के लिए इंग्लिश लिटरेचर जो कि 35 मार्क्स का पूछा था उसको अच्छे से डिटेल वे में हम कवर करेंगे, समझ करके, और हर एक चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे लोगों से शेयर कर सकते हैं जो लोग लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लिटरेचर पूछा जाए, खासकर TRE जो कि अभी आने वाला है, पता नहीं कब आने वाला है, मतलब समझ रहे हैं ना। ये है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए, और कुछ डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर पूछिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको जोड़ दीजिए, फिर आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसका PDF भी जो है आपको मिल जाएगा, इस नोट्स का PDF आपको डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा अपना रिव्यू दीजिए, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं जहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे एलिजाबेथन पीरियड को, ठीक है, जिसे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।